रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट टू डील विद एक्सटर्नैलिटीज़। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नैलिटीज़ मौजूद हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ चाहे पॉजिटिव मौजूद हैं या नेगेटिव मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सटर्नैलिटीज़ से डील करने के लिए मार्केट में इंटरवेंशन करती है। क्योंकि एक्सटर्नैलिटीज़ हमने पहले पढ़ा था कि या तो ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स होते हैं, या ये नेगेटिव एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन कैसे करेगी। गवर्नमेंट तो चाहेगी कि ये एक्सटर्नैलिटी मज़ीद बढ़े क्योंकि इससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इस सूरत में गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन होती है वो होती है सब्सिडी की शक्ल में। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और अगर किसी प्रोडक्शन या कंजम्पशन एक्टिविटी के नतीजे में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ जनरेट हो रही हूँ तो फिर गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक्टिविटी कम से कम हो, और उसके लिए गवर्नमेंट उस एक्टिविटी पर टैक्स लगाती है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, मदाखलत करती है। और जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो उसकी दो शक्लें हैं, एक जो है सब्सिडी है और दूसरी जो है वो टैक्सेस है। गवर्नमेंट इन दो सूरतों में एक्सटर्नैलिटीज़ को डील कर रही होती है। और एक्सटर्नैलिटी मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था आपको, और कंप्लीट लेक्चर था एक्सटर्नैलिटीज़ के ऊपर। तो वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। और अगर सोसाइटी में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ जनरेट हो रही हों तो गवर्नमेंट मिनिमाइज़ करने के लिए टैक्स लगा देती है उस एक्टिविटी के ऊपर जिससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो रही होती है। और इसी तरीके से अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो रही हो तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक्टिविटी मज़ीद हो, और उसके लिए गवर्नमेंट उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए सब्सिडाइज़ कर रही होती है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी समझाई थी। ये देखें कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो टैक्स या सब्सिडी की सूरत में होती है। टैक्स मैंने उस दिन आपको समझाया था कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि कौन पे करते हैं, रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री पे करते हैं। और ये पहली बात है कि ये कंपलसरी पेमेंट है। दूसरी बात है कि पे कौन करते हैं, वो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री पे करते हैं, और फिर उन पेमेंट्स के बदले में वो डिमांड नहीं करते, नॉट डिमांड एनी डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से वो कोई डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो डिमांड नहीं करते हैं। तो ये तीसरी बात है। ये तीन बातें ज़हन में रखनी चाहिए कि टैक्स जो है वो कंपलसरी पेमेंट है। नंबर वन क्या है, कंपलसरी है, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, कंपलसरी पेमेंट है। लेकिन पे कौन करेंगे, पे करेंगे रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जैसे मैं हूँ, मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं पाकिस्तान का सिटीज़न भी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरा शनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तान का है। तो टैक्स का ताल्लुक सिटीज़नशिप से नहीं है, टैक्स का ताल्लुक रेजिडेंसी से है। अब रेजिडेंसी का मतलब ये है कि एक बंदा तुर्की से आके पाकिस्तान में रहता है या चाइना से आके पाकिस्तान में रहता है, तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट बन जाएगा और उसे भी टैक्स पे करना पड़ेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पाकिस्तान में रह रहा होगा, रेजिडेंट मीन्स जो रहायशी होगा, वो टैक्स पे करेगा, चाहे वो पाकिस्तान का अपना ही सिटीज़न क्यों ना हो। और फिर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि वो नो डायरेक्ट बेनिफिट, तो वो गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट जो है वो
गवर्नमेंट से वो डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मांगेगा, ये बेनिफिट लिखना था। नो डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक हो गया ना जी। नो डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से वो डायरेक्ट किसी बेनिफिट को डिमांड नहीं करेगा, ठीक हो गया। ये 3 कंडीशंस हैं टैक्स के लिए। तो टैक्स समझ आ गया। मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट जो है उसकी इंटरवेंशन 2 तरह से होती है, या तो वो टैक्स लगा दे या वो सब्सिडी दे दे। अच्छा, टैक्स आप लोगों को मैंने अभी समझा दिया, और टैक्स के अंदर 3 बातें बताई हैं। एक तो ये कि टैक्स जो है वो कंपल्सरी पेमेंट है, सबको पे करना पड़ेगा। और कौन पे करेंगे? रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री पे करेंगे, और उन पेमेंट के बदले में गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट बेनिफिट डिमांड नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अगली चीज़ ये है कि टैक्स जो है उसकी 2 काइंड्स हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। टैक्स की 2 काइंड्स समझनी पड़ेगी। टैक्स की 2 काइंड्स कौन कौन सी हैं वो भी मैं इधर आपको समझा दूं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और ये एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ काइंड्स ऑफ टैक्स की। तो एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या है? दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये 2 इम्पॉर्टेंट काइंड्स हैं जो समझने वाली हैं। इसके अलावा भी काइंड्स हैं टैक्स की, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क मैं आपको बता दूं। इन 2 टैक्सों की काइंड्स को समझने के लिए 2 टर्म्स और समझ लीजिए। एक को हम कहते हैं टैक्स इम्पैक्ट, और एक को हम कहते हैं टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इम्पैक्ट का मतलब क्या है? टैक्स इम्पैक्ट का मतलब है टैक्स पेड फर्स्टली, और टैक्स इंसिडेंस का मतलब है टैक्स पेड फाइनली। ये फर्स्टली है, ये फाइनली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स मेरी इनकम पे है, तो फर्स्ट टाइम भी मैंने पे करना है और फाइनली भी मैंने ही पे करना है। तो इनकम टैक्स की सूरत में टैक्स इम्पैक्ट भी मेरे पे ही है, यानी फर्स्ट टाइम भी मैंने ही पे किया, और टैक्स इंसिडेंस भी मेरे ऊपर ही है। तो टैक्स इंसिडेंस भी मेरे पे ही है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस बराबर हो जाएं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल जो है वो इनकम टैक्स है। इसी तरीके से अगर हम ये समझें कि सेल्स टैक्स की एग्जांपल ले लें, तो सेल्स टैक्स में की एग्जांपल अगर हम ले लें, तो उस सूरत में टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस जो है, टैक्स इंसिडेंस जो है वो सेम नहीं होता। जब टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस सेम नहीं होगा, तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, ठीक है जी। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि टैक्स इम्पैक्ट किसी और पर हुआ है और टैक्स इंसिडेंस किसी और पे हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स है, तो सेल्स टैक्स में सबसे पहले वो टैक्स कौन बियर करता है? वो प्रोड्यूसर करता है। उसके बाद उस पे हो जाता है इम्पैक्ट, क्योंकि फर्स्टली कौन पे कर देता है? प्रोड्यूसर पे करता है। और फाइनली वो क्या करता है? उसको कीमत में शामिल करके किससे ले लेता है? कंज्यूमर से। तो टैक्स इंसिडेंस फाइनली कौन पे करता है? वो कंज्यूमर पे करता है। तो इम्पैक्ट होता है प्रोड्यूसर पे और इंसिडेंस होता है कंज्यूमर पे। तो इसलिए इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस सेल्स टैक्स की सूरत में वो सेम नहीं रहता, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये क्या है? इनडायरेक्ट क्या है? टैक्स है। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स की एग्जांपल ली, तो इनकम टैक्स की सूरत में टैक्स इम्पैक्ट भी मेरे पे ही है और टैक्स इंसिडेंस भी मेरे पे ही है, उसमें किसी में कोई फ़र्क नहीं है। तो टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। यानी टैक्स पेड फर्स्टली
और फिर है टैक्स पेड फाइनली। ये टैक्स पेड क्या है फर्स्टली, और फिर क्या है टैक्स पेड फाइनली। टैक्स पेड फाइनली, ठीक है जी। ये वर्क नहीं कर रहा अब। अच्छा, ये समझ आ गई आपको, मैंने दो एग्जांपल दे के समझाया। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में जो टैक्स इम्पैक्ट है वो किसी और एंटिटी पे होगा और टैक्स इंसिडेंस किसी और पे होगा। इंसिडेंस का मतलब होता है बर्डन, बोझ किसी और पे है और असर किसी और पे है। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। ठीक हो गया जी। और इसका मतलब ये है कि अगर टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या मौजूद है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स का एलिमेंट मौजूद है। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर नो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, इसमें आप टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस से, ये दो टर्म से आप समझ सकते हैं किसको, आप इन दोनों से आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को समझ सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैंने आपको टैक्स समझाया किसे कहते हैं और दो मैंने उसकी काइंड समझाई। तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताया कि जिसमें टैक्स की शिफ्टिंग ना हो सके वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसमें टैक्स की शिफ्टिंग हो सकती है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है ना जी। और इनडायरेक्ट टैक्स की और निशानी ये है कि उसमें टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस एक ही शख्स पे नहीं होता, इम्पैक्ट किसी और पे हो रहा होता है और इंसिडेंस किसी और पे हो रहा होता है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है जी। लेकिन इधर डायरेक्ट टैक्स की सूरत में, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की एग्जांपल ले लीजिए, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि उसमें मेरी प्रॉपर्टी है तो फर्स्ट टाइम भी मैंने पे करना है और फाइनली भी मैंने ही पे करना है। ठीक है ना जी। तो ये टैक्स क्लियर हो गया आप लोगों को। ये मैंने आपको टैक्स समझाया किसे कहते हैं, टैक्सेस। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी चीज़ है सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी है सब्सिडी की अगर हम स्टोरी पढ़ लें तो सब्सिडी क्या चीज़ है? सब्सिडी जो है वो एक बेनिफिट है। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी इज अ बेनिफिट टू consumers or producers given by गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को बेनिफिट देती है उसे हम सब्सिडी कहते हैं। यानी ये सब्सिडी जो होता है ये एंटी टैक्स होता है। ये टैक्स के क्या होता है, उलट होता है। टैक्स में तो गवर्नमेंट कॉस्ट है लोगों के लिए, लेकिन सब्सिडी लोगों के लिए, लोग कौन है? लोग दो ही हैं, या वो कंज्यूमर्स हैं या वो प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है ना जी। तो ये दोनों सूरतों में उनको बेनिफिट देने की कोशिश करती है। जैसे एग्जांपल ले लें कि अगर वो किसानों को देती है सब्सिडी, तो फार्मर को जब सब्सिडी देगी तो फर्ज कीजिए फर्टिलाइज़र है, तो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देती है, तो प्राइस जो है वो फर्टिलाइज़र की क्या है? फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र की प्राइस जो है वो 5,000 रुपये की बोरी है, और गवर्नमेंट अगर उसमें से सब्सिडी दे देती है, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये की सब्सिडी दे देती है, तो अब जो रिटेल प्राइस होगी ना वो 4,000 होगी। इसका मतलब ये है कि किसानों को अब 4,000 रुपये, किसान जो है 4,000 रुपये दे के एक खाद का यानी फर्टिलाइज़र का बैग ले सकते हैं। लेकिन जो खाद बेच रहा होता है उसको 5,000 ही मिलते हैं, जिसमें से 4,000 किसान देगा, 1,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, और जो बेच रहा होगा उसको 5,000 ही मिलेगा। ठीक है ना। सब्सिडी ये दी है उसने किसानों को यानी प्रोड्यूसर को। इसी तरीके से आपने रमज़ान शरीफ में देखा होगा गवर्नमेंट कंज्यूमर को सब्सिडी दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल घी के ऊपर आप देखें तो प्राइस फ़र्ज़ करें घी की जो है वो 1,500 रुपये का डब्बा है, तो अब जब उसमें सब्सिडी देगी गवर्नमेंट तो फॉर एग्जांपल 500 रुपये की सब्सिडी दे देती है, तो माइनस सब्सिडी कर दी है, तो अब वही डब्बा घी का कंज्यूमर को कितने का मिलता है? 1,000 रुपये का मिलता है। तो इसका मतलब कंज्यूमर खुश है कि जी मुझे घी अब जो है ना 1,000 रुपये का मिल रहा है। लेकिन जो बेच रहा होता है उसको 1,500 ही मिलता है, 1,000 रुपया कंज्यूमर देता है, 500 गवर्नमेंट देती है,
और जो बेच रहा होता है उसको 1500 मिल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि सब्सिडी जो है वो बेनिफिट होता है किसको, वो या तो कंज्यूमर को बेनिफिट दे रहे होते हैं आप, या फिर किसको बेनिफिट दे रहे होते हैं, प्रोड्यूसर को बेनिफिट दे रहे होते हैं। और कौन दे रहा होता है, गवर्नमेंट दे रही होती है बेनिफिट उसको। तो अगर गवर्नमेंट देखती है कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो मज़ीद बढ़े, तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। और अगर गवर्नमेंट समझती है कि किसी चीज़ के कंजम्पशन या प्रोडक्शन प्रोसेस के नतीजे में कोई लॉस पहुंच रहा है सोसाइटी को, तो गवर्नमेंट उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती है और उसके लिए टैक्स लगाती है। ठीक हो गया जी। तो ये दो तरीके हैं गवर्नमेंट किस तरीके से उसको डील करती है। अब हम ये समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा दे तो फिर क्या होगा। इस चीज़ को हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं, एक ग्राफ से समझ लेते हैं। ठीक है जी। ये सिंपल सा ग्राफ है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है ना जी। और ये फॉर एग्जांपल सप्लाई कर्व है, और ये फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व है। तो ये आपके सामने आपने ये पढ़ा हुआ है, एंड दिस इज़ कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। और फर्ज करें कि मार्केट जो है उसमें इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट पर जो प्राइस आती है वो ये आती है, ये प्राइस है। इस प्राइस को हम पी नॉट कह देते हैं, और ये इक्विलिब्रियम 1 है, इसको इक्विलिब्रियम नॉट कह लीजिए। और यहाँ पे जो क्वांटिटी आपके सामने आ रही है वो फॉर एग्जांपल उसको आप क्यू नॉट कह लीजिए, ठीक है ना जी। यहाँ तक तो बेसिक इक्विलिब्रियम है, मार्केट इक्विलिब्रियम जिसे आप कहते हैं। अब ये होता है कि हम ये फर्ज करते हैं कि टैक्स लग जाता है। अगर टैक्स लगेगा, अगर हम ये फर्ज करते हैं कि टैक्स जो है, टैक्स इज इम्पोज्ड, टैक्स बढ़ता है, तो टैक्स के लगने की वजह से क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी किसकी, प्रोड्यूसर की। तो कॉस्ट जब बढ़ेगी तो वो फिर सप्लाई क्या करेगा, बढ़ा देगा या कम कर देगा, सप्लाई कम कर देगा। जब सप्लाई कम करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, फॉल इन सप्लाई। अब फॉल इसलिए कहा है कि अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ है, और अदर फैक्टर क्या है, टैक्स। तो फॉल इन सप्लाई है, और फॉल इन सप्लाई की वजह से सप्लाई कर्व जो है, फॉर एग्जांपल अगर ये पहले एस नॉट और ये एस नॉट है, तो सप्लाई कर्व जो है वो एस नॉट से शिफ्ट होकर एस वन हो जाता है, जो राइट वर्ड शिफ्टिंग है। तो शिफ्ट करेगा सप्लाई कर्व, और यानी सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई कर्व शिफ्ट, और वो किधर चला जाएगा, वो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, जारी सी बात है, तो वो लेफ्ट वर्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सप्लाई कर्व को मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपके सामने सप्लाई कर्व जो है, ये सप्लाई कर्व आपके सामने शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है ना जी। दिस इज S1। अब ये सप्लाई कर्व जो शिफ्ट हुआ है, अब जो न्यू इक्विलिब्रियम हुआ है वो यहाँ पे हुआ है एट दिस पॉइंट। ये इसको आप कोई नाम दे दीजिए। तो इसको हमने नाम दिया है, इसको हमने इट्स नॉट वर्किंग, इसको हमने नाम दिया ए पॉइंट का। तो ए पॉइंट पे अब इक्विलिब्रियम हुआ। अब ये बात ज़रा गौर से देखिएगा कि आप जब आप यहाँ से ये जो मैंने शो किया है ना, ये सप्लाई कर्व जितना शिफ्ट हुआ है ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से, अगर आप सप्लाई कर्व पे चले जाएं तो ये टैक्स की अमाउंट बता रहा है कि इतनी टैक्स लगने की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर चूंकि ये इक्विलिब्रियम हुआ है, इस प्राइस को आपने कहना है पी बी का मतलब है प्राइस जो बायर पे करेगा। और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी प्राइस से कहाँ जाना है, आपने इस सप्लाई कर्व से ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाना है। जैसे ये मैं जा रहा हूँ, ये जब आप ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जाएंगे, जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूँ,
तो यहाँ से आपने एक प्राइस और भी ले लेनी है, ये है PS। अब आपके सामने है, और इसी को मज़ीद नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लें तो आपको क्वांटिटी भी नज़र आ जाएगी जो कि क्या है Q1। तो ये इसको B पॉइंट का नाम दे दीजिए और इस पॉइंट को आप C पॉइंट का नाम दे दीजिए। अब आपके सामने ये सिचुएशन है। अब दोबारा से देखिए कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स आपका जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे हो रहा है, और इस जगह पर जो बायर पे कर रहा है वही सेलर रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब है बिफोर टैक्सेशन, बिफोर टैक्सेशन PB और PS सेम है। PB का मतलब है कि प्राइस, PB का क्या मतलब है, प्राइस पेड बाय बायर, जो बायर ने प्राइस पे की। और PS का मतलब क्या है, प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर, S का मतलब सेलर है। तो प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर और प्राइस पेड बाय बायर सेम है, लेकिन आफ्टर टैक्स जब आप टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके बाद प्राइस बायर जो पे करता है और जो प्राइस सेलर रिसीव करता है वो दोनों बराबर नहीं है। वो दोनों क्या है, बराबर नहीं है। आपके सामने है कि PB जो है दैट इज ग्रेटर देन PS। प्राइस जो बायर पे कर रहा है वो ज़्यादा है और प्राइस जो सेलर रिसीव कर रहा है वो थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि क्या कि आपका पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ है और इस जगह पे अगर आप देखें यानी E0 पे पहला इक्विलिब्रियम हुआ है, तो E0 पे जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम हुआ है वहाँ पर आपके सामने है कि P0 जो है ये असल में इक्विलिब्रियम प्राइस है, और इक्विलिब्रियम प्राइस ही वो प्राइस है जिसको बायर और सेलर दोनों जो हैं वो एक ही जो है वहाँ पे उनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही प्राइस है जो दोनों रिसीव कर रहे हैं और दोनों जो पे कर रहे हैं दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप टैक्स लगा देते हैं तो टैक्स लगने की वजह से सप्लाई जो है वो कर्व जो है वो शिफ्ट करता है लेफ्टवर्ड और सप्लाई कम हो जाती है, और न्यू इक्विलिब्रियम जो होता है वो पहले अगर E0 पे हो रहा था यहाँ पे, तो पहले E0 पे हो रहा था ना यहाँ पे इस जगह पे, अब जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है यानी A पॉइंट पे हो रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो गया है किधर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया E0 से A पर, और ये इसको हम B कहेंगे क्योंकि यहाँ पर तो टैक्स के बाद जो बायर को पे करनी थी और टैक्स लगने के बाद जो सेलर को कीमत मिलेगी उसमें फर्क, इसलिए हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से A पॉइंट से कहाँ जाते हैं, ओल्ड सप्लाई कर्व पे जाते हैं, और ओल्ड सप्लाई कर्व पे जाके PS जो है वो हमें पता चलता है सब सेलर जो रिसीव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बायर और सेलर प्राइसेस हैं उन सेम नहीं रही, उनमें क्या आ गया, फर्क आ गया। ये आपके सामने जो फर्क नजर आ रहा है वो, ठीक है ना जी।